नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं हूं आदर्श। मैं आप सभी के बीच में एक क्रैश कोर्स के रूप में, जो कि बिल्कुल फ्री आप सभी के लिए होगा। ये मात्र 25 से 30 दिन का क्लास, जिसमें हम कोशिश करेंगे एक मास्टर स्ट्रोक क्लास लेकर आप लोगों के सामने आएंगे, जो कि 25 से 30 दिन का एक क्लास होगा, एक सीरीज होगा। और इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आप लोगों को आगामी प्रवेश परीक्षा, जो एमए एंट्रेंस प्रश्नातक प्रवेश परीक्षा, जो कि बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये सभी यूनिवर्सिटी में जहां भी आप एमए के प्रवेश परीक्षा देंगे, एक निश्चित सफलता के लिए हमारे साथ जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद। तो आइए हम आप लोगों को आज थोड़ा सा इसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं, और आज इसकी हमें एक अनौपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। बहुत जल्द ही हम एक कंप्लीट कोर्स के साथ आप लोगों के साथ आएंगे 25 से 30 क्लास को लेकर, और उसके बाद से हम 500 प्रश्नोत्तरी का सीरीज भी कराएंगे, जो कि एक निश्चित सफलता के लिए आप जरूर हमारे चैनल से जुड़ें। हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि हिंदी साहित्य किसी भी इतिहास का एक इतिहास होता है, और यह है हिंदी साहित्य की इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की हम बात करें तो क्या इसकी आज प्रासंगिकता है, इसकी साहित्य की प्रासंगिकता। वर्तमान वैज्ञानिक तकनीकी युग में यह प्रश्न अक्सर उठाया जाता है कि साहित्य जैसी कलाएं जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पोषित करती हैं, उनकी कोई प्रासंगिकता है या नहीं। फिर से सुनेंगे कि वर्तमान वैज्ञानिक, आज जो वैज्ञानिक का युग है, तकनीकी का युग है, इस युग में यह प्रश्न अक्सर उठाया जा रहा है कि साहित्य जैसी जो कलाएं हैं, जो कि जीवन की, जो साहित्य जैसी जो कलाएं हैं जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को ये पोषित नहीं करती हैं, उनकी कोई प्रासंगिकता है या नहीं। कोई भी साहित्य मनुष्य का पेट चाहे न भरे, लेकिन वह मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना अवश्य सिखाता है। हिंदी साहित्य अपनी प्रासंगिकता की तमाम कसौटियों पर न केवल अतीत में खरा उतरता आया, अपितु समकालीन चुनौतियों को, समकालीन चौतरफा दबावों के, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि समकालीन चौतरफा दबावों के बीच भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। साहित्य की प्रासंगिकता, हम क्या कि आज भी हम देखेंगे कि इसकी प्रासंगिकता आज भी हमारे हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता है। अब क्या कि साहित्य की प्रासंगिकता के कई प्रतिमान हैं, जिसमें से हम सबसे पहले प्रतिमान को बस लिए हैं। बहुत ज़्यादा इसमें हम आपको डिसिप्लिन क्या अपने व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, लेकिन थोड़ा सा समझ विकसित जरूर करना है कि साहित्य की प्रासंगिकता। इसका सबसे पहले प्रतिमान है मनुष्य को संवेदनशील बनाने की क्षमता। कि संवेदनशीलता वह क्षमता है जिससे मनुष्य अपने आसपास के परिवेश, अन्य मनुष्यों तथा प्राकृतिक जीवन में निहित वेदनाओं को गहराई से महसूस करता है। बिल्कुल महसूस करता है कि संवेदनशील वह क्षमता है जिससे मनुष्य अपने आसपास के परिवेश, अन्य मनुष्यों तथा प्राकृतिक जीवन में निहित वेदनाओं को गहराई से महसूस कर पाता है। दूसरों के दुख में दुखी होने, दूसरों के, देखें कि दूसरों के दुख में दुखी होने की क्षमता वह शक्ति है जो समाज के जटिल ताने बाने को संरचित करती है। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से फूटी जो कविता क्रोंच पक्षी के प्रति उनकी तीव्र संवेदनशीलता का ही विस्फोट है। गोदान, दिव्या जैसे उपन्यास तथा हरिजन गाथा जैसी कविताएं इसी संवेदन क्षमता को उद्बुद्ध करती है। छायावादी कवि ने यहाँ तक भी कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगा कविता अनजान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगा कविता अनजान। तो हम थोड़ी बहुत साहित्य की आपसे बात की हैं जो भी,
और उसकी प्रासंगिकता पे बात किए, उसकी प्रासंगिकता के जो बहुत से प्रतिमान हैं उसमें से एक प्रतिमान है मनुष्य को संवेदनशील बनाने की क्षमता। इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी देखें। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेशन के थ्रू हम आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम के लिए क्या बेस्ट होगा और किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। और रही बात आपको हमें देखें कि मैं बीएचयू प्रवेश परीक्षा या एमए एंट्रेंस का प्रवेश परीक्षा के बारे में, तो आपके पास काफ़ी कम समय है, तो हमें इसे एक मास्टरमाइंड की तरह क्लास को करना होगा कि कम समय है, इसमें चीज़ें हम क्या चीज़ पढ़ें और क्या चीज़ ना पढ़ें। तो आइए हम हिंदी साहित्य की शुरुआत करते हैं औपचारिक शुरुआत के माध्यम से कि हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा जो है, जो इतने एक लंबे समय तक का इतिहास है, कि हम इसको देखते हैं कि हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारशा ताशी महोदय ने किया है, जिनका जन्म क्या है कि 1794 से 1878 ईस्वी तक। ठीक है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारशा ताशी ने किया है। अगले पॉइंट को देखेंगे, इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदवी और हिंदुस्तानी का इतिहास फ्रांसीसी भाषा में किया है। क्या कि ये 1839 ईस्वी में, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कि गारशा द ताशी हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास लेखन की परंपरा की पहली शुरुआत की, जो ये भारत में उर्दू के प्रोफेसर थे। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के जो गारशा द ताशी हैं ये भारत में किस विषय के प्रोफेसर थे। तो ध्यान देंगे, भले ही हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रथम लेखन का प्रयास किया है, लेकिन ये भारत में उर्दू के प्रोफेसर थे। ताशी जी के इतिहास ग्रंथ में 738 कवि थे, जिनमें 72 कवि हिंदी के थे। क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, इन कवियों के लिए इन्होंने 66 बहुत 66 पुस्तकों की मदद ली थी। ऑनलाइनर आपसे अब क्वेश्चन डीप में पूछा भी जा रहा है और छोटे छोटे पॉइंट आप जैसे सोचते हैं कि अब अरे तो इजी मतलब सिंपल सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आपको नए नए क्वेश्चन डीप में पूछा जा रहा है। पूछा जा सकता है कि ताशी जी के जो इतिहास ग्रंथ हैं वो अपने कवियों के लिए कितने पुस्तकों को मदद ली थी, तो 66 पुस्तकों की मदद ली थी। इस इतिहास ग्रंथ में इन्होंने कवियों को उनके वर्णानुक्रम के अनुसार रखा, अर्थात वर्णानुक्रम पद्धति के प्रवर्तक गारशा द ताशी माने जाते हैं और उसके साथ में शिव सिंह सेंगर को भी इसके प्रवर्तक के रूप में माना जाता है, गारशा द ताशी और शिव सिंह सेंगर को। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा, प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने साहित्य का इतिहास दर्शन में लिखा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारशा द ताशी था, यह निर्विवाद है। ठीक है, अगले पॉइंट को देखेंगे, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में ताशी के इस ग्रंथ में आए हुए कवियों एवं लेखकों संबंधी विवरण का हिंदी अनुवाद हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से किया है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में ताशी के इस ग्रंथ में आए हुए हिंदी के कवियों एवं लेखकों संबंधी विवरण का हिंदी अनुवाद हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से किया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ में जो आए हुए हिंदी के कवि एवं लेखकों से उसका विवरण किस नाम से, हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, यहाँ पे आप गलत हो जाएंगे, यह है कि हिंदवी साहित्य का इतिहास। ओके, अगला पॉइंट देखेंगे, मौलवी करीमुद्दीन ने तबका शुरा या तजकीरा ई शुरा ई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 1004 कवियों में केवल कवि थे, जिसमें केवल 60 से 62 कवि हिंदी के थे। क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे, 1848 में प्रकाशित इस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में भाई,
मौलवी करीमुद्दीन के जो तबके तज़किरा ए शुअरा हिंदी है 1848 में प्रकाशित इस ग्रंथ में पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले किस पुस्तक में कालक्रम का ध्यान रखा गया है? तो मौलवी करीमुद्दीन के तज़किरा शुअरा हिंदी में। तो पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा गया, किंतु नामकरण का प्रयास इसमें भी नहीं किया गया। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कालक्रम का ध्यान रखा गया किंतु मतलब काल के अनुसार बांटा गया इन्हें समय के अनुसार, लेकिन न कोई ऐसा कि इस काल का क्या नाम रहेगा ऐसे नामकरण का कोई प्रयास इसमें भी नहीं किया गया। अगला पॉइंट है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की जो प्रथम बार 1878 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों के रचनाओं और उत्तरार्ध में 1003 कवियों के जीवन परिचय दिया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ से पूर्व, किस ग्रंथ से पूर्व भाई? तो शिव सिंह सरोज के जो ग्रंथ है कौन क्या शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इसकी बात की जा रही है। तो इस ग्रंथ से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया। अतः शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। मीन्स इतने ज़्यादा कवियों का वर्णन इस शिव सिंह सरोज से पहले किसी भी ग्रंथ में नहीं दिया गया, और इसलिए शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का इतिहास का एक तरह से यहीं से प्रस्थान बिंदु माना गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा जो लिखित है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। वर्नाक्यूलर की बात करें तो क्षेत्रीय बोली की बात की जा रही है। ठीक है, वर्नाक्यूलर होता है कि क्षेत्रीय बोली। तो डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो 1888 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया। तो ध्यान देंगे, हम यहाँ पे दो महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना गया। तो भाई शिव सिंह सेंगर का जो है शिव सिंह, यहाँ पे देखिए सिंगर होगा, शिव सिंह सेंगर होगा, राइट, शिव सिंह सेंगर होगा। तो शिव सिंह सेंगर के पुस्तक शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। वहीं पर ग्रियर्सन के पुस्तक जो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में लिखा गया, इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके लेखन में, किसके लेखन में भाई? तो ग्रियर्सन के पुस्तक में। इसके लेखन में इन्होंने सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ही ली है। अब ध्यान देंगे, जो ग्रियर्सन है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के इसके लिखने में जो सर्वाधिक सहायता ली वो शिव सिंह सरोज से ही ली है। इसमें इन्होंने 951 कवियों में से 886 कवि शिव सिंह सरोज से ही ले लिया है। अब शिव सिंह सरोज में जितने कवियों का उल्लेख है उस अब और इन्होंने किसने क्या बोलते हैं कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 951 कवियों का वर्णन करते हैं, जिसमें से 886 कवि इन्होंने शिव सिंह सरोज से ही ले लिया। केवल 65 कवि इन्होंने अन्य स्रोतों से लिया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। ग्रियर्सन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर है। अब देखिए अगला पॉइंट, एक नया पॉइंट क्या मिल रहा है कि ग्रियर्सन का जो यह ग्रंथ है कौन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ग्रियर्सन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आते तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। भाई एक महान व्यक्ति कहा जाता है कि इन्होंने अपना ग्रियर्सन की इस इतिहास जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। पंडित गणेश बिहारी मिश्र, पंडित श्याम बिहारी मिश्र,
पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 सगे भाई थे जिन्हें मिश्र बंधु कहते हैं। क्लियर है। और ये मिश्र बंधु नाम से रचना, और ये जो तीनों लोग मिलकर जो भी रचना करते थे उसे मिश्र बंधु नाम देते थे, कोई पर्टिकुलर एक नाम नहीं देते, मिश्र बंधु नाम देते थे। तो मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का एक बृहद इतिहास 1913 ईस्वी में 1913 में 1913 ईस्वी में 3 भागों में प्रकाशित कराया, और इसका चौथा भाग 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल लगभग 5000 कहा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट इसमें दिया है कि 4591 मतलब 4551 कवियों और लेखकों का इसमें विवरण दिया गया। तो दोस्तों बस आज यहीं तक साथ बने रहें और अपना प्यार दें मुझे। साथ ही हम आगे आपको कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऐसे कंटेंट देंगे जिसमें आप इतने कम समय में एक निश्चित सफलता पाएंगे। धन्यवाद।